गाइस, वेलकम टू दी 1% लैडर। ये एक सीरीज़ होने वाली है और इस सीरीज़ में आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको दिखाऊं कि एक 99 परसेंटाइलर कैट 24 की एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करता, कैसे सोचते। तो बेसिकली मुझे आपको दिखाना है, पोर्ट्रे करना है कि हाउ टू थिंक। और ये सीरीज़ बहुत डिटेल में होगी, मैं एकदम बारीकी से बताऊंगा कि एग्जैक्टली उस मोमेंट पे मैं कैसे सोचता। आप सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला। तो मैंने एक्चुअली कैट 2024 में 204 मार्क्स लाए थे। मैं सैनदीप चौधरी हूँ। एक्चुअली मैं भी तुम्हारी तरह एस्पिरेंट ही था। 2023 में मैंने कैट दी थी और मुझे 99.18 आया था और मैंने तीनों सेक्शनल्स में 97 प्लस परसेंटाइल लाई थी। अब यहाँ पर मेरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं फॉर प्रूफ, बिकॉज नॉट एवरी वन इज सैनदीप चौधरी, राइट? आई एम लूजिंग ट्रैक। ओके, सो ये सीरीज़ एकदम डिटेल में होने वाली है। मैं कैट 24 के तीनों पेपर एकदम डिटेल में सॉल्व करने वाला हूँ। और ये जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं इसे एज सेक्शनल या तो एज मॉक नहीं ले रहा हूँ, मैं टाइमर के साथ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस आपको दिखाना है कि सोचते कैसे हैं और अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो फिर उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं और कैसे उस गलती से सीखते हैं। तो बेसिकली कैट में क्या होता है कि हमारी बहुत सारी वीकनेसेस होती है, तो धीरे धीरे हमें अपनी वीकनेसेस को जानना होता है, आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एंड देन वर्क ऑन देम। अगर तुम तुम्हारी वीकनेस को पहचान ही नहीं पाओगे तो तुम अपने मार्क्स कैसे बढ़ाओगे, राइट? और मार्क्स बढ़ेंगे तो परसेंटाइल बढ़ेगी। ओके, तो सबसे पहले मेरा जो माइंडसेट था वो क्या था, मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि आई एम द किंग, मुझे कोई नहीं हिला सकता। मुझे कैट, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे कोई भी क्वेश्चन आ गया मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। मैं ये माइंडसेट से जाता हूँ। और अगर आप ओवर थिंक करोगे कि अरे अगर ये आ गया तो ये मुझे नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, मुझे मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मैं थोड़े फार्मूला भूल गया, ये भूल गया, वो भूल गया, तो आप जब एक्चुअली कैट दे रहे होंगे तब ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे होंगे और आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। तो हमारे पास दो पावर्स होती है, एक तो ये दिमाग होता है, एक दिल होता है, राइट? तो कैट में हमें ये यूज़ करना है, ये यूज़ नहीं करना है। तो इसको डायल डाउन करने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा फील करवाना होगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रिपेयर्ड हो, आपको सब आता है, ठीक है? भले एक्चुअली में आप नहीं हो, लेकिन आपको अपने आप को फूल करना है, आपको उल्लू बनाना है खुद को, ठीक है? मैं जब भी अपनी मॉक लिखने बैठता था तो मैंने आज तक ऐसे नहीं सोचा कि इस मॉक पे मेरी लाइफ डिपेंड करती है। या जब मैं कैट भी लिख रहा था, मैं एक्चुअली भूल गया था कि मैं कैट लिख रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपने घर पे बैठ के आराम से मॉक ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस तरीके से अपने आप को ट्रेन किया था कि मैं कभी प्रेशर नहीं लूँगा। तो अगर आप ज़्यादा ही फोकस्ड हो ना कि अगर ये मॉक गंदा गया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, अगर ये कैट पेपर मैंने रोइन कर दिया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, अगर ये सारे थॉट्स अगर आपके माइंड में आ रहे हैं जब आप कैट लिख रहे हो, तो आपका पेपर गया, अगले साल वापस देना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको सीरियसली लेना ही नहीं है मॉक्स और कैट, दोनों को सीरियसली नहीं लेना है। आपको सीरियस तब होना है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप एक्चुअली बैठ के पढ़ रहे हो, जब आप खुद से विदाउट टाइमर या विद टाइमर आरसी सॉल्व कर रहे हो, DILR के सेट कर रहे हो, कॉन्ट्स कर रहे हो, कुछ भी जब प्रिपेयर कर रहे हो तब प्रेशर लो, तब आप एकदम सीरियसली सॉल्व करो बैठ के 2 आवर्स 4 आवर्स वॉट एवर द टाइम यू नीड। और लेकिन जब आप एक्चुअली कैट लिख रहे हो तब आप प्रेशर नहीं ले सकते। ऋषभ पंत को कभी देखा है? ऋषभ पंत की बैटिंग को देख के लगता है कि वो बंदे को प्रेशर फील होता है, और देखो कैसे शॉट्स मारता है वो, राइट? तो आपको क्या लगता है कि वो प्रैक्टिस में भी ऐसा ही होगा? प्रैक्टिस में वो एकदम प्रिपेयर्ड है, वो एकदम बारीकी से सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है, वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है कि ये शॉट यहाँ पर मारूंगा, ये बॉल आएगी वैसे, वहाँ पर वो सब कुछ ओवरथिंक कर रहा है। लेकिन जब आप एक्चुअली मैच खेलने जा रहे हो, जब आप एक्चुअली कैट देने जा रहे हो, तब आपको ऑटो पायलट में चलना है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, गो विद द फ्लो। आपको बस फ्लो होना है, पेपर में आराम से बैठो, पेपर आया, धाड़ 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 क्वेश्चन टिक किए, 2 घंटे खत्म हो गए, पता भी नहीं चला और आ गया। आपको वो वाली लेवल पे पहुंचना है, तो वो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है? अपने आप को समझाओ कि यू आर द बेस्ट, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, वॉट एवर। आपको कोई नहीं हिला सकता, आपको सब कुछ आता है, आप ही वो मारुति सर, ठीक है? अपने अंदर के मारुति को जगाओ, तो आपको थोड़ी आसानी होगी, थोड़े आप काम हो जाओगे और फिर आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाओगे, ज़्यादा अच्छे से सोच पाओगे। दूसरी चीज़ मुझे ये बतानी थी कि मेरी स्ट्रैटेजी, तो मेरी बेसिकली स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करूँगा, ठीक है? मुझसे आज तक नहीं हुआ है बट मैं ट्राई करता हूँ, और मैं ईच एंड एवरी सेक्शन को
अलग गिनता हूँ। सो लाइक जब मैं वीआरसी कर रहा हूँ तब मैं सिर्फ वीआरसी पे ही फोकस करूँगा। जब मैं काउंट कर रहा हूँ तब मैं काउंट पे फोकस करूँगा। जब मैं डीआईएलआर कर रहा हूँ तो मैं डीआईएलआर पे फोकस करूँगा। मैं कैट एज अ होल नहीं देखता, मैं सेक्शन वाइज देखता हूँ। तो मैं सेक्शन वाइज अपनी वीकनेस निकलता हूँ और फिर वो वीकनेस को धीरे 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 बेटर बेटर करके ओवरकम करता हूँ और कंसिस्टेंटली मेरे रिजल्ट को अच्छे करने की ट्राई करता हूँ। तो मेरा कभी भी गोल ऐसा नहीं रहा है कि मुझे सेक्शनल क्लियर करना है, नहीं, मुझे तीनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आप तीनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो क्या होगा कि एक्चुअली अगर पेपर में कोई एक सेक्शन गलती से थोड़ा आगे पीछे आ गया, थोड़ा हार्ड आ गया, या तो आपका कुछ परफॉर्मेंस ख़राब हो गया, तो आप सिर्फ वही सेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप बाकी सेक्शन को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे किसी की स्ट्रेंथ होती है वीआरसी और पता चला कि वीआरसी थोड़ा डिफिकल्ट आ गया और उनके मार्क्स कम हो गए तो परसेंटाइल भी कम हो गई। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें अगर कुछ छोटी मोटी होगी तो मैं बताते जाऊँगा, लेकिन बेसिकली वही है कि माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आपको बस आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन्जॉय करना है, ठीक है। कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर लेके क्या करोगे यार? अगर एक कैट का पेपर ख़राब हो भी गया तो क्या हो गया यार? दुनिया में 8 बिलियन पीपल है, ठीक है। 8 बिलियन में से चलो इंडिया की बात कर लेते हैं, 140 करोड़ है, आई थिंक 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है। उसमें से अगर एक एक का पेपर ख़राब हो गया कैट का, तो आपको क्या लगता है किसी को कुछ फ़र्क पड़ता है? कुछ क्रेज़ी हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि अरे कल से दुनिया रोटेट होना बंद हो जाएगी, रिवॉल्व होना बंद हो जाएगी, कुछ सन नहीं आएगा, ऐसे कुछ होगा क्या? दुनिया चलने वाली है, आप भी मूव ऑन करो, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करना, या तो कुछ और ढूंढ लो यार। लाइफ ही तो है, एक ही लाइफ है यार। नॉर्मल इतनी बड़ी ज़िंदगी में छोटी सी हमें 70-80 ईयर्स की लाइफ मिली है। अगर उसमें भी अगर आप हैप्पी नहीं हो, अगर आप जी नहीं रहे हो, अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर आप अपनी बेस्ट लाइफ नहीं जी रहे हो, तो फिर जीने का क्या फ़ायदा यार? तो फिर ये लाइफ आप वेस्ट कर रहे हो। ये जो लाइफ थी, जो आपको गिफ्ट मिली थी, वो भी आप वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ स्ट्रेस नहीं लेना है यार, आराम से बिंदास रिलैक्स हो जाओ, चिल करो, शांति से इंडियाज़ गॉट लेटेंट देखो, इन्जॉय करो, और ये सीरीज़ भी देखो, पूरी कंप्लीट करो, प्रिपेयर करो एकदम हार्डली, एकदम पूरा जान लगा दो प्रिपरेशन में। लेकिन जब आप एक्चुअली कैट देने जाओगे तब एकदम रिलैक्स हो जाओ। लेट्स मूव ऑन। तो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट वी आर सी। सो लेट मी बी ऑनेस्ट, वी आर सी इज़ not my strongest suit. I always used to struggle in VRC, but with time and with practice, I started getting better. और VRC में जब मैंने मेरा फर्स्ट मॉक दिया था, मुझे कुछ तो 40-45 परसेंटाइल आई थी, आई गेस सिंगल डिजिट मार्क्स आए थे। बट धीरे धीरे इम्प्रूव होते मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया कि मैं VRC के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर सकता था, ठीक है। तो VRC में मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़ है और ये स्ट्रैटेजीज़ कंपलसरी मुझे अप्लाई करनी ही है। मतलब दीज आर नॉन नेगोशिएबल्स, राइट। सो स्ट्रैटेजी, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, ओके। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है, मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि VRC में एक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो राइट आंसर है, बट वो राइट आंसर नहीं होता। तो इसमें हमारे शॉर्ट अटेम्प्ट्स भी नहीं होते हैं, तो इसमें हम बस गट फीलिंग से जा रहे होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं तो गट फीलिंग से जाता हूँ, एक इंट्यूशन बिल्ड हो जाती है आफ्टर प्रैक्टिस, तो मैं तो वही फॉलो करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आई विल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। सेकेंड थिंग इज़ कि इफ़ आई एम कन्फ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस, आई विल मार्क वन एनी वे, ठीक है। मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना इज़ द डम्बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू इन VRC, ओके, इन जनरल, बट इन VRC। अगर मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब आपके पास दो ऑप्शन बचे कि ये दोनों में से कोई एक ही है, दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो चुके हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि स्टैटिस्टिकली आप देखो, लाइक अगर आपको प्रोबेबिलिटी की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो 50-50 चांस होता है, ठीक है। या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, ए और बी। फॉर एग्जाम्पल हम अभी दो की बात करें, ए और बी, ठीक है। तो अगर ऐसे 6 क्वेश्चन ले लिए जिसमें आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज थे, और सब में अगर आपने रैंडमली मार्क कर दिया ए बी करके, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि 6 में से 3 क्वेश्चन राइट होने चाहिए और 3 रॉन्ग होने चाहिए। बट चलो वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते कि आपके 4 रॉन्ग हो गए और 2 ही राइट हुआ, फिर भी आप प्लस में हो क्योंकि 2 राइट हुआ। फॉर एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपके 2 राइट हुए, तो 2 राइट के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, और बाकी के जो 4 थे वो -1 हो रहे हैं, राइट। तो 6 - 4 हो रहा है, तो आपके
नेट मार्क्स है वो +2 है, आप अभी भी आगे ही हो, ठीक है। और अगर बहुत आप अनलकी निकले, बहुत ज़्यादा अनलकी निकले, और अगर आपके 5 रॉन्ग हो गए और एक राइट हो रहा है, तब जाके आप -2 में आ रहे हो। बट जैसे जितने जितने आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे, उतना ये जो एवरेज आउट हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी का जो डेटा है वो एवरेज आउट होता जाएगा। अगर एक एक्सरसाइज करते हैं, आप है ना, एक पेन और पेपर ले लो, और 10 मैं 10 बार कॉइन टॉस करूँगा, ठीक है। और आपको पेपर में लिखना है कि फर्स्ट टाइम्स क्या आएगा, प्रेडिक्ट करो, ठीक है। पूरे फर्स्ट से लेके 10 तक आप लिख के लो, ठीक है। और फिर देखते हैं कि कितनी बार आप राइट थे और कितनी बार रॉन्ग थे। अगर आप राइट थे तो आपको +3 मिलेगा, और अगर आप रॉन्ग थे तो आपको -1 हो जाएगा। एंड लेट्स सी कि एक्चुअली कितना कितना वर्क कर रहा है ये वाला जो फंडा है वो। चलो मैं बोलूँगा, ठीक है, कि कितनी बार राइट हो रहा है, कितनी बार रॉन्ग हो रहा है। फर्स्ट में मैं बोलूँगा टेल्स। लेट्स फ्लिप द कॉइन। हेड्स, ठीक है, तो -1। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। आई होप आप भी फॉलो थ्रू कर रहे हो। सेकंड में बोल रहा हूँ टेल्स। सेकंड कॉइन टॉस, अगेन हेड्स। ओ माय गॉड, मेरा लक ख़राब है शायद, तो अब मैं -2 पे हूँ। थर्ड में बोल रहा हूँ टेल्स। ओके, टेल्स आ गया, तो मैं -2 में था, लेकिन अब +3 हो गया, तो +1, सॉरी +1। फोर्थ में बोल रहा हूँ हेड्स। टेल्स, ओके, मैं 0 पे आ गया हूँ। मेरे अभी तक 4 क्वेश्चन में से 3 रॉन्ग हुए और एक राइट हुआ है, लेकिन अभी भी मैं 0 पे ही हूँ, ठीक है, मैं नेगेटिव में नहीं हूँ। फिफ्थ में करते हैं हेड्स। ओके, हेड्स आ गया, तो +3 में आ गया मैं, तो 5 क्वेश्चंस, 2 राइट 3 रॉन्ग। सिक्स में मैं बोलूँगा हेड्स अगेन। ओह, हेड्स इट इज़, तो 6 हो गए मेरे, ठीक है। मैं अभी +6 पे चल रहा हूँ। आई लॉस्ट द काउंट, जो भी है वो एडिट पे दिख जाएगा। नेक्स्ट वाले में बोलते हैं टेल्स। हेड्स आ गया, ठीक है। तो मैं 6 में था, -1, 5 हो गया। नेक्स्ट वाले में मैं अगेन बोलूँगा टेल्स। अभी मैं 5 मार्क्स पे हूँ। टेल्स आ गया, मैं 8 मार्क्स पे हूँ। आई थिंक 10 हो गए, 10 नहीं हुए होंगे, फिर भी 9 हो गए होंगे, मैं एक्चुअली काउंट भूल गया। बट मैं पॉजिटिव था, मेरे 8 मार्क्स हो गए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल के अगर मैं कुछ अटेम्प्ट नहीं करता पेपर में, अगर मैं हर दो, जिसमें भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हर 2 ऑप्शन में ऐसे ही छोड़ के आता तो मुझे 0 मिलता। इस तरीके से मैं अपने मार्क्स फ्री में बढ़ा रहा हूँ, जस्ट गोइंग बाय इंट्यूशन एंड ट्रस्टिंग दी ऑड्स। तो ये आपको भी करना है, रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ही। और ये रिस्क कैलकुलेटेड है, ये गैम्बलिंग भी नहीं है। वी आर नॉट गैम्बलिंग, वी आर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। तो आपको भी लेना पड़ेगा। अगर, और ऐसा एवरी टाइम होगा ही, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फील कि यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस। तो ऐसे ही डिज़ाइन होता है, 2 ऑप्शन तो एकदम बकवास आते हैं, वो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। थर्ड और फोर्थ होते हैं, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। गो विथ योर गट फीलिंग, ट्रस्ट दी ऑड्स। आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव साइड पे ही निकलोगे। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आप नेगेटिव हो या आपका कुछ लॉस हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि I'll never look for the right answer, I'll always try to eliminate the wrong answers, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वो होती है मेरी कि मैं कभी भी सही आंसर नहीं ढूंढने की कोशिश करूँगा, मैं गलत आंसर को एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा। बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सही आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे पेपर तब मैं आपको दिखाऊँगा। और एक और चीज़ जो होती है, जब आप पैसेज रीड कर रहे होते हैं तब आपको ईच एंड एवरी वर्ड रीड नहीं करना होता, आपको स्किम करना होता है। बहुत सारी ऐसी वेस्ट फालतू की डिटेल्स होती है जो आपको स्किप करनी होती है। और जब आप पढ़ोगे ना, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे स्किमिंग, तब आप एक पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप पूरा पैसेज विद इन 2 या तो 3 मिनट्स में पढ़ पा रहे हो। तो जब मैं कैट लिख रहा था तो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था, मैं कैसे करता था कि ईच एंड एवरी पैसेज मैं 2.5 to 3 मिनट्स में पढ़ लूँगा। नेक्स्ट 4 मिनट्स के मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो हर एक पैसेज अराउंड 7 to 8 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ये मेरा टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। तो 8 मिनट पकड़ लो, 8 मिनट्स फॉर ईच एंड एवरी पैसेज, तो 32 मिनट्स हो गया।
और बाकी के जो 8 मिनट्स थे वो मैं नॉन आरसी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था उसमें, ठीक है, पैरासमरी एंड ऑल। और एक और बात, जब मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ तब मैं अपने आप को ऑथर की जगह पे खड़ा रखता हूँ, ठीक है। थिंक लाइक द ऑथर। ऑथर ने ईच एंड एवरी वर्ड क्यों लिखा है, उसने इतने सालों की मेहनत की है, इतने साल लगाए, उसने पहाड़ों में बैठ के कहीं पे तो लिख रहा होगा बंदा, कुछ सोचा होगा उसने, इतने सारे उसके रीआइटरेशंस हुए होंगे, बहुत सारे चेंजेस किए होंगे उसने, तब जाके उसका उसने ये पैसेज लिखा है, राइट। तो ये पैसेज के पीछे एक मकसद होता है, ठीक है। तो वो मकसद नहीं भूलना, आपको हर एक पैराग्राफ को डाइसेक्ट करना है कि ये पैराग्राफ का मीनिंग ये था। बेसिकली एक लाइन में अपने माइंड में स्टोरी बनानी है कि ये पैराग्राफ ऑथर ने इसलिए लिखा, ये पैराग्राफ ने इसलिए लिखा। जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट बेसिकली थिंक लाइक द ऑथर। ऑथर ने ईच एंड एवरी वर्ड लिखने के लिए सालों की मेहनत लगाई है, ठीक है। तो उसकी मेहनत को वेस्ट नहीं करना है। वो पैसेज में पूरा बह जाओ, पूरा डूब जाओ कि वो क्या हो रहा है पैसेज में, पैसेज ही क्यों लिखा है उसने, पैसेज लिखने का पॉइंट क्या है, वो बताना क्या चाह रहा है वो। ये सब कुछ आपको तब क्लिक होगा जब आप खुद को एज ऑथर सोच रहे हो, ठीक है। सो थिंक लाइक द ऑथर। एंड वन मोर थिंग इज़ कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसके मीनिंग्स नहीं पता होते। लाइक मुझे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते, मैं छोड़ देता हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ, मैं कुछ भी बोल दूंगा कि हाँ उससे, क्योंकि मीनिंग से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कैट आपकी वो कैब टेस्ट नहीं कर रहा है, कैट आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टेस्ट कर रहा है, आपकी रीजनिंग स्किल्स टेस्ट कर रहा है। तो अगर आपको वर्ड की मीनिंग नहीं पता है तो स्ट्रेस नहीं लेना है, वो स्किप कर दो, फिर भी कुछ नहीं होगा, ओके। एक और चीज़ के बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, लोग के बोलते हैं कि मैं एक पैसेज पूरा छोड़ दूंगा क्योंकि ये पैसेज मुझे बहुत हार्ड लगा। तो मैं एक बात तो क्लियर कर दूं पहले कि आपको पैसेज सॉल्व करने के मार्क्स नहीं मिल रहे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर पैसेज हार्ड है बट क्या पता कि क्वेश्चंस इजी हो, या तो पैसेज बहुत इजी आ गया और क्वेश्चंस बहुत हार्ड हो गए, तो आपको क्या पैसेज पढ़ने के मार्क्स मिलेंगे कि वाह मुझे पैसेज समझ आ गया, अब मैं सारे क्वेश्चन, अब मुझे फुल मार्क्स आएंगे, मैं चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है, आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाना है। पैसेजेस तो आपको सारे पढ़ने ही है, मतलब ये नॉन नेगोशिएबल है, एक भी पैसेज आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, पैसेज नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन छोड़ सकते हो अगर कुछ ऐसा हो गया कि आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, या तो आप 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप छोड़ सकते हो, वरना पैसेज कभी मत छोड़ना, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और एक और चीज़ कि अगर आप VRC सीखना चाह रहे हो तो प्लीज़ आप कैट के पास्ट ईयर के पेपर से सीखो, ठीक है, क्योंकि वो गोल्ड माइन है। अगर आप सिर्फ एकदम इन डेप्थ फुल डिटेल में अगर आप कैट के पैसेजेस देखोगे, या कैट के 2017 से लेके 24 के तक के पैसेजेस आप सॉल्व करोगे बैठ के, सारे क्वेश्चन एकदम ठीक से एनालाइज करोगे, तो आपका VRC सॉर्ट हो चुका है। आपको VRC में स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप PYQ को एज क्या बोलो, एज बाइबल पढ़ो, मतलब पूरा पूरा अंडरस्टैंड करो, इन डेप्थ जाओ कि ये कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे टाइप के ऑप्शंस बना रहे हैं, कैसे टाइप के पैसेजेस आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब कुछ अटेम्प्ट करने, अगर आप कैट देने जा रहे हो तो आप ऑब्वियसली कैट से सीखोगे, आप मॉक से तो सीखोगे नहीं। कोई ऐसा मत करना प्लीज़ कि अगर आप IMS या तो किसी कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट की मॉक्स ले लो और उसमें आपके स्कोर खराब आ रहे हो तो आपको ऐसे लग रहा है कि मुझसे VRC नहीं होगा। नहीं, आपकी प्रेपरेशन रॉन्ग हुई है। आपको कैट से सीखना है, कैट के पैसेजेस को प्रॉपरली पढ़ना है, प्रॉपरली सॉल्व करो, प्रॉपरली एनालाइज करो, और जो भी सीखा वो आपको मॉक्स में परफॉर्म करना है, वो आपको मॉक्स में अप्लाई करना है। सो ऑल द लर्निंग्स दैट यू गॉट फ्रॉम सॉल्विंग कैट के पैसेजेस, अप्लाई देम टू मॉक्स। उल्टा मत करना कि मॉक्स से सीखा और मैं कैट के पैसेजेस लास्ट में सॉल्व करूँगा। मैं सॉल्व करते वक्त बीस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करने वाला हूँ। बीस्ट फ्रेमवर्क वॉज क्रिएटेड बाय जीजो सर फ्रॉम करियर लॉन्चर। he has his entire course, he has this entire course for VRC called VRC 1000, you can check it out. तो मैंने भी जीजो सर से ही सीखा है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, वन ऑफ द बेस्ट एवर, लाइक उनको आप VRC के गॉड बता सकते हो, वो एक्चुअली ट्रू गॉड है VRC के, अनलाइक सम सेल्फ प्रोक्लेम्ड वंस। हम जिस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं उस फ्रेमवर्क का नाम है बीस्ट, ओके। तो ये बीस्ट फ्रेमवर्क से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो इसमें B स्टैंड्स फॉर ब्रॉड, ओके। तो ब्रॉड मतलब क्या होता है कि जो ऑप्शन है ना
वो क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा है, वो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, बहुत या तो बहुत ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट दे दिया या तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक दे दिया, बट वो क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी मैं आपको खाली जिस्ट दे रहा हूँ कि क्या होता है। ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम ऑप्शन। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब पता है कैसा कि ऐसा पैसेज में ऐसा दिया है कि विराट कोहली इज़ एन इंडियन बैट्समैन। ठीक है, और ऑप्शन में ऐसा कुछ आ गया कि विराट कोहली इज़ दी ओनली इंडियन बैट्समैन, तो ये एक्सट्रीम हो गया कि वो अकेला है। ये पैसेज में तो नहीं बताया, ये खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मोस्टली इसमें ओनली अगर ऑप्शन में आ रहा है तो फिर वो एक्सट्रीम हो जाता है, या तो कुछ कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक या तो कुछ ज़्यादा ही पोलर अपोजिट ऑप्शन है तो वो एक्सट्रीम हो जाता है। ठीक है, एलियन होता है, ए स्टैंड फॉर एलियन। एलियन बेसिकली होता है कि अगर ऑप्शन ऐसा कुछ है जो पैसेज में कभी दिया ही नहीं था, कि पैसेज में बात कुछ और चल रही है और ऑप्शन कुछ और ही है, लाइक वो पैसेज में कहीं पे कुछ भी ऐसा कुछ उसके आसपास भी नहीं दिया है, तो वो एलियन ऑप्शन हो गया। एस स्टैंड्स फॉर साइड ट्रैक। साइड ट्रैक मतलब कैसे कि वो आंसर जो ऑप्शन है वो राइट है, वो सब कुछ सही बोल रहा है, जो पैसेज में था वही है, बट वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट नहीं है। लाइक द ऑप्शन इज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। वो राइट है, स्टेटमेंट राइट दी है ऑप्शन में, बट वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है। वो बस कहीं से क्वेश्चन कहीं और कोई पैराग्राफ 1 से उठा लिया और ये वाला ऑप्शन पैराग्राफ 3 से ले लिया। तो ये होता है साइड ट्रैक के, बेसिकली क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है। टी स्टैंड्स फॉर टोन मिसमैच। ठीक है, टोन मिसमैच ये क्या होता है कि ऑथर की एक पर्टिकुलर टोन होती है। ठीक है, जब आप कोई बुक भी पढ़ोगे, आप किसी की कुछ भी आर्टिकल पढ़ोगे, तो उनका एक पर्सनालिटी होती है, वो दिख के आती है कि अच्छा ये ऑथर पॉजिटिवली बात कर रहा है, अच्छा ये ऑथर के राहुल का हेटर है, ये ऑथर विराट कोहली का हेटर है। तो एक एक पर्सनालिटी दिख जाती है, एक इमोशन दिखता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन जो क्वेश्चन का आंसर है वो है, बट द वे ऑफ सेइंग इट, उनकी जो जो ऑप्शन की जो टोन है वो ऑथर की टोन से मैच नहीं हो रही थी। ये जब ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा तो मैं आपको प्रॉपरली दिखा पाऊंगा। बस अभी के लिए इतना याद रखो कि ये 20 फ्रेमवर्क होता है और हम ये यूज़ करके हम सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द फर्स्ट पैसेज ऑफ कैट 24 स्लॉट 1। ओके, तो बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका मुझे मीनिंग नहीं पता है तो मैं स्किप कर दूंगा, वो वर्ड इतना मैटर नहीं करता है, और मैं स्किमिंग आपको दिखाने का ट्राई करूँगा कि हाउ टू स्किम। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, वो धीरे धीरे आप इंटरनली सीख जाओगे, बट आपको मैं उसके पीछे की एक थॉट प्रोसेस देता हूँ कि देखो, फॉर एग्जांपल, लैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट वरंट मच इम्प्रेस्ड विद द स्मॉल बॉडीड स्लेंडर स्नूटेड मार्सुपियल्स कॉल्ड बैंडिकूट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। तो जब मैं एक्चुअली पैसेज पढ़ रहा हूँ तब मैं सारे वर्ड नहीं पढ़ूंगा, तब मैं स्किमिंग करूँगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या पढ़ूंगा जब मैं पेपर लिख रहा हूँ। ठीक है, एक बार तो मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ के दिखा दिया, तो आई बी लाइक लैंडिंग, ओके, लैंडिंग ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश कॉलोनिस्ट weren't impressed with what? With small bodied slender snouted marsupials, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, impressed with bandicoots। ठीक है, तो जब ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ऑस्ट्रेलिया में गए तो उन्हें बैंडिकूट से प्रॉब्लम थी, उन्हें वो पसंद नहीं था। Their muzzle which is much too long gives them an air exceedingly stupid। तो उनका जो मज़ल है वो बहुत बड़ा है, गिव्स देम एन एयर एक्सीडिंगली स्टूपिड। ठीक है, अब तक मुझे कुछ क्लू नहीं है कि पैसेज क्या बोल रहा है, बट फिर भी शायद आगे पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। वन नेचुरलिस्ट नोटेड इन 1805, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये कभी मैटर ही नहीं करेगा। दे निकनेम्ड वन टाइप द ज़ीब्रा रैट बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक स्ट्रिप ड्रम। तो उन्होंने एक का नाम ज़ीब्रा रैट दिया, ब्लैक स्ट्रिप ड्रम। ठीक है, तो अब मैंने ये पूरा पढ़ा और मैंने जो हाईलाइट किया मैं एक्चुअली वही पढ़ूंगा जब मैं माइंड में पढ़ रहा हूँ। तो लाइक कैसे पोर्ट्रे करूँ, हाँ मैं ऐसे पोर्ट्रे कर सकता हूँ कि लैंडिंग ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश कॉलोनिस्ट वरन इम्प्रेस्ड
तो मेरा कैसे होगा कि लैंडिंग ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश मच इम्प्रेस विद स्मॉल बैंडिकूट्स देयर मजर व्हिच इज टू लॉन्ग गिव्स देम एन एक्सीलेंट स्टूपिड zebra rat because of its black strip rum still looking on to the zebra rat the small its births were triggered by rainfall. ठीक है, तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ माइंड में। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से वर्ड स्किप कर सकते हो और कौन से वर्ड एक्चुअली मैटर करते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं नॉर्मली पढ़ रहा हूँ क्योंकि वरना आपको कुछ समझेगा ही नहीं और पैसेज भी पूरा बाउंस से चला जाएगा। ओके, तो एक बार पूरा स्टार्ट से आते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ब्रिटिश कॉलोनिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में गए थे उनको बैंडिकूट इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनका जो मसल है, मसल कुछ तो पार्ट होगा उनका, आई डोंट नो, गिव्स देम एन एयर एक्सीडिंगली स्टूपिड। तो शायद नोज की बात हो रही है। दे निकनेम्ड वन ज़ीब्रा रैट बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक स्ट्राइप ड्रम। ठीक है, तो एक का नाम ज़ीब्रा रैट रख दिया, ब्लैक स्ट्राइप ड्रम। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पैसेज इन द फर्स्ट पैराग्राफ, बट वील मूव ऑन। ठीक है, अब तक हमें इतना पता है कि उन्हें बैंडिकूट से प्रॉब्लम थी और उनको ज़ीब्रा रैट बोल देते थे और उनकी मजल बहुत ज़्यादा बड़ी थी उनके अकॉर्डिंग। ओके, एक नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग। सिली लुकिंग, सेकेंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सिली लुकिंग और नॉट दो ज़ीब्रा रैट द स्मॉलेस्ट बैंडिकूट। ओके, तो ज़ीब्रा रैट सबसे स्मॉलेस्ट है। मोर कॉमनली नोन टुडे एज द वेस्टर्न बैड बैंडिकूट। ये सब अननेसेसरी डिटेल्स है। ठीक है, exhibited a genius for survival in the harsh outback where its ancestors had persisted for some 26 million years. तो इन्होंने कुछ तो क्रेजी किया था जिससे उनका सर्वाइवल अच्छा हो गया था। 26 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है। ओके, इट्स बर्थ्स वर ट्रिगर्ड बाय रेनफॉल इन द बोन ड्राई डेजर्ट। ठीक है, ओके, बारिश की वजह से उनकी बर्थ हो गई थी। It carried its breath-mint-sized babies in a backward-facing pouch so mothers could forage for food and dig shallow camouflage shelters. ठीक है, तो ये अपने बच्चों को पीछे पाउच में रखते थे तो उनको हेल्प होती थी कि आगे जब वो गड्ढा खोद रहे या खाना ढूंढ रहे तो उनका काम हो जाता था। और इनका जो शेल्टर था वो कैमोफ्लेज था। ओके, Still, these adaptations did not prepare the western barred bandicoot for the colonial era transformation of its ecosystem. Okay, slowly आते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, पूरा बाउंसर गया है, बट फिर भी मुझे अब तक पॉइंट नहीं समझ आ रहा कि ये पैसेज हम क्यों लिखे हैं, ऑथर ने क्यों लिखा है। Still, these adaptations did not prepare the these adaptations did not prepare the western barred bandicoot for the colonial era transformation of its ecosystem, particularly the onslaught of imported British animals from cattle and rabbits that damaged delicate desert vegetation to ravenous house cats that soon developed a taste for bandicoots. Oh, बहुत बड़ा सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो जब इतना बड़ा आता है ना तो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर एक कॉमा है, यहाँ पर एक कॉमा है, तो इसके पहले का सेंटेंस है उसको पढ़ो फिर ब्रेक लो। ये मैं स्टार्ट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, जब आपने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पैसेजेस पढ़ लिए होंगे, तब आपके लिए ये सब इजी होगा। ठीक है, अभी के लिए बता रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर लो, उससे मीनिंग तो चेंज नहीं होगा। स्टिल दीज अडेप्टेशंस डिड नॉट प्रिपेयर। कौन से अडेप्टेशंस की बात हो रही है? जो उनके पास एक पाउच था उसकी बात हो रही है। ठीक है, जो पाउच से वो बच्चों को पीछे रख देते थे और वो खाना ढूंढने में आसानी हो जाती, उस अडेप्टेशन की बात हो रही है, मतलब इवोल्यूशन जैसा। डिड नॉट प्रिपेयर द वेस्टर्न बैड बैंडिकूट फॉर द कॉलोनियल एरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स इकोसिस्टम। तो जब कॉलोनियल एरा आया तब बैंडिकूट की वाट लग गई, बेसिकली ऑथर ये बोल रहा है। पर्टिकुलरली द ऑनस्लॉट ऑफ इम्पोर्टेड ब्रिटिश एनिमल्स। अच्छा, तो अब शायद ब्रिटिश एनिमल्स को इम्पोर्ट कर रहे थे जो कॉलोनिस्ट थे वो, from cattle and rabbits that damage delicate desert vegetation to ravenous house cats that soon developed a taste for bandicoots. ठीक है, तो किसको इम्पोर्ट कर रहे थे? कैटल और रैबिट्स को, जो
प्लांट्स खा जाते थे, डैमेज कर देते थे। और एक ऐसी कैट थी जो बैंडिकूट खाती थी, तो इनका ट्रांसपोर्ट बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनिस्ट इसे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, मुझे इतना समझ में आ रहा है। सेवरल ऑफ द डजन नॉट बैंडिकूट स्पीशीज वेंट extinct and by the 1940s the western barred bandicoot, whose original range stretched across much of the continent, persisted only on two predator free islands in Shark Bay of Australia's western coast। ठीक है, तो पहले ये बहुत जगह थे लेकिन एंड में सिर्फ शार्क बे ऑस्ट्रेलियाज वेस्टर्न कोस्ट में रहा। ठीक है, बहुत सारे एक्सटेंट भी हो गए थे। ये पैराग्राफ में हमें इतना ही पता चला है कि जो बैंडिकूट थी उनकी वाट लगी थी कॉलोनियल एरा के टाइम में। Our isolated fauna had simply not been exposed to these predators, says Reese Pedler, an ecologist with the wild। ये unnecessary था, बस ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है कि आइसोलेटेड fauna अब तक एक्सपोज नहीं हुआ था, तो ये जो भी खा रहे थे वो इनके पास नहीं आया था, तो ये जो पौधे थे वो सेफ थे बाकी सारे एनिमल से। Now wild deserts is using descendants of those few thousand island survivors called Shark Bay bandicoots। तो जो भी बच गए बैंडिकूट अभी वाइल्ड डेजर्ट उसे यूज़ कर रहा है, उसका नाम है शार्क बे बैंडिकूट। देन यू एफर्ट टू सीड अ मेनलैंड बैंडिकूट रिवाइवल। होपफुली वापस रिवाइव हो जाए तो और थोड़ी उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए बैंडिकूट्स की। तो इन्होंने 20 बैंडिकूट्स इंपोर्ट किए हैं ये वाले डेजर्ट में, मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊँगा, इन न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, दिस सेंचुरी इज़ अ चैलेंजिंग प्लेस, डेसोलेट मच ऑफ द ईयर विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट मर्क्यूरियल रेनफॉल पैटर्न्स, रिलेंटलेस ड्रॉट्स फॉलोड बाय सडन रेंजिंग फ्लड्स। ठीक है, ये चैलेंजिंग है, शायद बैंडिकूट के लिए चैलेंजिंग है, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेड बैंडिकूट्स ऑक्यूपाइड 2 fenced exclosures cleared of invasive rabbits and of feral cats। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेड बैंडिकूट्स है ये दो जगह की ये दो अलग अलग जगह में रखे हैं बेसिकली, और वहाँ पर रैबिट्स नहीं है जो बैंडिकूट को खाते हैं और कैट भी नहीं है जो बैंडिकूट को खाते हैं। ठीक है, थर्ड फेंस्ड एरिया कंटेन्स द प्रोग्राम्स वाइल्ड ट्रेनिंग जोन वेयर 2 अदर रेयर मार्सुपियल्स, मैं ब्रैकेट नहीं पढ़ूंगा, करंटली शेयर टेरेन। तो थर्ड वाला है, वहाँ पर जो थर्ड फेंस है वो एक वाइल्ड ट्रेनिंग जोन है, वहाँ पर एक बिल्बीज है और एक मुल्गारास है। ठीक है, वो कुछ तो करते हैं, क्रेजी करते हैं, सकिंग द ब्रेन्स आउट ऑफ रे, वो कुछ तो क्रेजी एनिमल है थर्ड फेंस में। करंटली शेयर टेरेन विद कंट्रोल नंबर ऑफ कैट्स लर्निंग टू इवेट देम। ठीक है, तो कैट को भगाने के लिए ये दो क्रेजी चीज़ है, बिल्बीज एंड मलगरस। It's unclear whether the Shark Bay bandicoots, which are perhaps even more predator naive than their now extinct mainland bandicoot kin, will be able to make that kind of breakthrough। तो ये जो imported है ये उन पे बेट ले रहे कि क्या पता कि ये चल जाए कि नहीं चलेंगे, बट थोड़ा डाउटफुल है कि ये यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, ये पूरा बाउंसर जा रहा है, लेकिन थोड़ा रफ आइडिया आ रहा है कि बैंडिकूट को इम्पोर्ट किया जा रहा है, कुछ तो एक्सटेंड हो गए, उनको रिवाइव करना है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा। For now though, a recent surge of rainfall has led to a bandicoot joey boom, raising the wild desert's population to about 100। तो बारिश आ गई तो फिर पॉपुलेशन इनकी 100 हो गई, तो अच्छी बात हो गई। विद अदर sanctuaries adding to that number, there are also signs of rebirth in the landscape itself। With a constant digging, the bandicoots trap moisture and allow for seed germination, so the cattle damaged desert can restore itself। Okay, तो bandicoot helps to restore plantation basically, तो इसलिए बैंडिकूट को लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट लाइन से थोड़ा आइडिया आया हमें। दे हैव अ न्यू निकनेम, अ फ्लैटरिंग वन दिस टाइम, वी कॉल देम इकोसिस्टम इंजीनियर्स, पेडलर सेज। ठीक है, ये तो यूजलेस इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू पेडलर। अब क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। थोड़ा आइडिया आ चुका है कि बैंडिकूट्स ऑस्ट्रेलियन जब ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ऑस्ट्रेलिया में गए थे तब उन्हें इतने इम्प्रेसिव नहीं लगे, उनकी कुछ तो मज़ल बड़ी थी, ऐसा कुछ तो था, हवा उनको ज़्यादा आ रही थी, ऐसा कुछ था। फिर बैंडिकूट एक्सटिंक्ट हो गए, फिर
बहुत सारी वेजिटेशन ख़राब हो गई तो बैंडिकूट को लाया जा रहा है, उनको दो फेंस में रखा है, थोड़ी बिल्लियाँ भी है बीच में, बहुत कुछ क्रेजी हुआ है एक्चुअली। क्वेश्चंस देख के फिर शायद आइडिया आएगा कि क्या बोल रहा है पैसेज। तो ये पैसेज अगर एक्चुअल एग्ज़ाम में आता, मेरा थोड़ा तो दिमाग ख़राब हो जाता। सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शायद क्वेश्चन इसके ईजी हो, ऑप्शन तो ईजी लग रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द वेस्टर्न बार्ड बैंडिकूट्स नाउ हैव अ फ्लैटरिंग नेम बिकॉज दे हैव। तो ये तो लास्ट टाइम में ही बोला था ना, यहीं पे बोला था कि जो बैंडिकूट है उनको एक फ्लैटरिंग नेम दी थी। तो ये इसलिए था ना क्योंकि वो लैंडस्केप को थोड़ा बेटर कर रहे थे, रिवाइव कर रहे थे इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम इंजीनियर बोला। तो कुछ प्लांटेशन के रिलेटेड होगा, वेजिटेशन के रिलेटेड। हैव फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रोन 5-fold इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है। ये मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा साइड ट्रैक भी हो गया कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है इसने, तो ये गलत ऑप्शन है। बी लेड अ रिवाइवल इन प्रिजर्विंग दी स्पीशीज़। आई थिंक स्पीशीज़ को रिवाइव नहीं किया इन्होंने वेजिटेशन को इम्प्रूव किया है, तो ये भी गलत है। एडेड इन ऑल्टरिंग एन एरिड एनवायरनमेंट, आई थिंक एरिड मतलब वेजिटेशन के रिलेटेड ही कुछ वर्ड है, तो अब तक मुझे ये लग रहा है डी लेड टू अ सर्ज एंड इंक्रीज ऑफ रेनफॉल है, उनके कारण थोड़ी रेनफॉल हुई है, रेनफॉल के कारण उनकी। ये तो उल्टा ऑप्शन बोल रहा है, ये मतलब एलियन है, कुछ भी बोल रहा है ये। और ये भी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मैं सी की तरफ जा रहा हूँ, बिकॉज बाकी तीनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा गंदे हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ, ये बाद में बाय द वे मुझे भी नहीं पता कि ये राइट है कि रॉन्ग है, तो जब चारों क्वेश्चन के आंसर मैं दे दूंगा मेरी रीजनिंग लेके, उसके बाद मैं चेक भी करूंगा कि एक्चुअल आंसर्स याद है, और अगर मिस्टेक हो सकती है, ऑब्वियसली मैं VRC का गॉड नहीं हूँ, आई एम नॉट जीजो, तो हम देखेंगे कि हमारी रीजनिंग कितनी ऑफ थी। तो बेसिकली जितना आप क्लोज आ रहे हो अपनी रीजनिंग और ऑथर की रीजनिंग से, उतना बेटर है। तो हमारा वही गोल है कि हम हमारी रीजनिंग को अच्छा करें, तो ऑटोमेटिकली हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट तो हमें सारे करने ही है सारे। सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्टर्न बार्ड बैंडिकूट। लुक ऑफ अ रैट, ठीक है, तो बैंडिकूट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये तो इजी लग रहा है क्योंकि पैसेज में बहुत कुछ दिया था उनके कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लुक ऑफ अ रैट बट विद अ बेबी पाउच एंड स्लेंडर स्नाउट डज नॉट, वो रैट जैसा है ऐसा माइंड में विजुअलाइज तो हो रहा है, तो ये शायद सही है। अभी के लिए क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। शैलो डिगर्स हैविंग एन एलोंगेटेड मसल, हाँ ये तो इन्होंने बोला था, तो इसमें हमें जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है उसको टिक करना है, ठीक है। तो ये तो बोला था पक्का, फर्स्ट पैराग्राफ में ही बोला था। लॉन्ग थिन नोज, ब्लैक स्ट्रिप बैक पाउच फॉर जोइज, ये भी बोला था। स्मॉलेस्ट बैक स्ट्राइप marsupial that uses camouflage and dig. Smallest black striped marsupial, ये वेस्टर्न बैंडिकूट नहीं है। एक सेकेंड, वापस पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। वेस्टर्न बैंडिकूट कहाँ पर है? हाँ, तो ज़ीब्रा रैट भी बोला था उसने, ठीक है। मोर कॉमनली इट कैरिड साइज बेबीज इन द बैकवर्ड फेसिंग पाउच है, सो मदर्स कुड फॉरेज फॉर फूड एंड टेक शैलो कैमोफ्लेज शेल्टर्स, ठीक है। बैकवर्ड फेसिंग पाउच था और यहाँ पर एक पाउच फ्रंट था। जोइस आई थिंक बच्चों का नाम होता है ना, कंगारू के बच्चों को जोइस बोलते हैं। ओके, तो ये भी बोला है कि रैट जैसा दिख रहा है, ज़ीब्रा रैट, बेबी पाउच भी है, स्लेंडर स्नाउट भी है। स्मॉलेस्ट ब्लैक स्ट्राइप मार्सुपियल दैट यूजेस कैमोफ्लेज एंड डिग, ये स्मॉलेस्ट है क्या?
आई थिंक स्मॉलेस्ट कोई और था। स्मॉलेस्ट कभी बोला ही नहीं है, स्मॉलेस्ट बहुत एक्सट्रीम हो गया, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर रीडिंग स्मॉलेस्ट। नहीं, स्मॉलेस्ट कहीं पे भी नहीं है। स्मॉल है बट स्मॉलेस्ट नहीं है, तो दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। तो ये है राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, the text uses the word exclosures because wild deserts has adopted a measure of, ये इसमें इंग्लिश थोड़ी ऑफ लग रही है मुझे, पर ठीक है आएगा। The text uses the word exclosures because wild deserts has adopted a measure of, तो एक्सक्लोजर कहाँ पर लिखा था, कोई थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में था एक्सक्लोजर। हाँ, द इम्पोर्टेड बैंडिकूड्स ऑक्यूपाइड 2 फेंस एक्सक्लोजर्स क्लियर्ड ऑफ इन्वेजिव रैबिट्स। अच्छा, एक्सक्लोजर इसलिए बोल रहे क्योंकि यहाँ पर ये जानवर नहीं है जिससे बैंडिकूड को खतरा था। तो द टेक्स्ट यूजेस एक्सक्लोजर्स बिकॉज वाइल्ड डेजर्ट्स हैज अडॉप्टेड मेजर ऑफ रिस्टोरिंग कैटल डैमेज डेजर्ट्स टू ग्रीन लैंडस्केप्स। नो, ये साइड ट्रैक है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा है। कैटल से हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक्सक्लोजर क्यों बुला रहे हो उसे। एक्सक्लूडिंग एनिमल्स टू मेक द आइलैंड प्रेडेटर फ्री, ये हो सकता है बिकॉज उसमें एक्सक्लोजर इसलिए बोल रहे क्योंकि वहाँ पर वो बिल्ली वगैरह नहीं है जो बैंडिकूड को खा जाती है। रिडिंग द मेन डेजर्ट ऑफ फेरल कैट्स एंड लार्ज बिल्बीज, रिडिंग द मेन डेजर्ट ऑफ फेरल कैट्स एंड लार्ज बिल्बीज, इसलिए उसे एक्सक्लोजर बोल रहे हैं। बी और सी बहुत क्लोज है, बी और सी में बस फ़र्क इतना है कि उसमें पूरा प्रेडेटर फ्री बोल दिया है, बट पूरा प्रेडेटर फ्री एकदम एक्सट्रीम हो गया, हमें नहीं पता है कि वो प्रेडेटर फ्री है कि नहीं। तो आई एम कैंसलिंग आउट बी, मुझे सी बेटर लग रहा है। बारिंग द एंट्री ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़, ये तो एक्सट्रीम हो गया। इन्वेजिव स्पीशीज़ जैसे कि वो सब कुछ सबको इन्वेट कर रहे हैं, बिल्ली इंसान को भी खा जा रही है, इसलिए इन्वेजिव। ठीक है, तो ये भी एक्सट्रीम हो गया, तो इसका आंसर भी सी है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पैसेज हार्ड था देखा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत डुएबल लग रहे हैं। फेमस लास्ट वर्ड्स, आंसर के बाद पता नहीं क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड्स द जिस्ट ऑफ दिस पैसेज। ठीक है, तो बेसिकली पैसेज क्या था, ये बैंडिकूड के बारे में था कि बैंडिकूड कैसे रिवाइव कर रहा है इकोसिस्टम को, ये वो, तो कुछ तो इकोसिस्टम के रिलेटेड होना चाहिए। द नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट टूवर्ड्स दीज बैंडिकूड्स एविडेंस बाय द नेम्स गिवन, कुछ भी, मतलब ये ऑथर ने पैसेज इसलिए लिखा है क्योंकि उनको ब्रिटिश कॉलोनिस्ट को वो पसंद नहीं थे बैंडिकूड और उनको नाम दे दिया, इसलिए पैसेज लिखा है। नहीं, पैसेज की रीजनिंग है कि वो वेजिटेशन के अराउंड है, कि इकोसिस्टम को रिवाइव किया वगैरह वगैरह। अ टाइप ऑफ बैंडिकूड्स वाज नियरली वाइप्ड आउट बाय इन्वेजिव स्पीशीज बट रेस्क्यूअर्स नाउ पिन होप्स ऑन अ रेमनेंट आइलैंड पॉपुलेशन। थोड़ा सा बेटर आंसर हो सकता है ये, ए से तो बेटर है बट इससे भी बेटर हो सकता है। ये प्रॉपर नहीं लग रहा है आंसर, थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है, जेनेरिक लग रहा है। मार्सुपियल्स आर गोइंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू द कॉलोनियल एरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोसिस्टम विच ऑल्सो, हाँ ये हो गया साइड ट्रैक, परफेक्ट एग्जांपल। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और आंसर कुछ और दे रहा है। ऐसे कोई एक पैराग्राफ से लाइन उठा के डाल दी और हमें लगेगा कि हमने पढ़ी थी तो कोई टिक कर देंगे, इसमें नहीं फंसना है। ये सबसे बेसिक ट्रैप है कैट का। The onslaught of animals such as cattle, rabbits, and house cats brought in by the British led to the extinction of the onslaught of animals such as cattle, rabbits, and house cats brought in by the British led to the extinction of the western bird. इसलिए ये जिस्ट नहीं दे रहा है यार, ये सिर्फ एक पार्ट बताया कि बैंडिकूड एक्सटिंक्ट हो गया, बस उसने वो पार्ट बताया, बट इसने वो नहीं बताया कि बैंडिकूड रिवाइव भी तो हो रहा है। A type of bandicoots was nearly wiped out by invasive species but rescuers now pin hopes on remnant island population. ये मुझे बेटर लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है मैं चांस लूँगा। ठीक है,
तो इसमें मैंने सी मार्क किया था। एक सेकेंड, ये थोड़ा बेटर कर लेता हूँ। इसमें मैंने सी मार्क किया है कि अब हम आंसर्स देखेंगे। ओके गाइस, मैंने सारे आंसर देख लिए हैं और जो भी हाईलाइटेड है वो एक्चुअल आंसर था कैट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हमारा राइट निकला है कि एडिंग इन ऑल्टरिंग एन एरिड एनवायरनमेंट। सेकंड भी राइट निकला है, स्मॉलेस्ट, बिकॉज स्मॉलेस्ट कहीं पे नहीं बोला था, स्मॉल बोला था। थर्ड क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो चुका है। Question was the text uses the word exclosures because wild deserts has adopted a measure of dash। ठीक है, तो हमने ए और बी तो इजीली एलिमिनेट कर दिया था, हम सी और डी में कंफ्यूज थे, राइट। तो हमने मार्क किया सी बिकॉज रीडिंग द मेन डेजर्ट ऑफ फेरल कैट्स एंड लार्ज बिलबीज, और यहाँ पर था बैरिंग द एंट्री ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़। तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया था कि इन्वेजिव स्पीशीज़ की बात कर रहा है, और पैसेज में बस दो चीज़ों की बात की थी ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते थे। इम्पोर्टेड बैंडिकूट्स ऑक्यूपाइड 2 फेंस्ड एक्सक्लोजर्स क्लियर्ड ऑफ इन्वेजिव रैबिट्स एंड ऑफ फेरल कैट्स। A third fenced area contains the programs while training where 2 other rare marsupials। ओह, एक सेकेंड, बिलबीज तो दूसरी लाइन में था। बिलबीज की तो बात ही नहीं कर रहे थे, बिलबीज तो एक्सक्लोजर में था भी नहीं। ओह माय गॉड, सिली मिस्टेक। बिलबीज की तो बात ही नहीं हो रही थी। बारिंग द एंट्री ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़, ठीक है, मतलब उनको इन्वेजिव स्पीशीज़ बोल सकते हैं, कन्विंसिंग नहीं है, बट बाकी तीनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा गलत थे, इसलिए बहुत सिली मिस्टेक हुई है। तो देखा आपने पैसेज कितना हार्ड था, लेकिन क्वेश्चंस और ऑप्शंस बहुत इजी आ गए। ठीक है, 3 आउट ऑफ 4 इज़ अ गुड स्कोर, 3 राइट हुए, 9 - 1 8 मार्क्स आए इस पैसेज से, चलेगा, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड इतना भी ख़राब नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं टारगेट कर रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर्स। और अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये चैनल स्टार्ट क्यों किया। बिकॉज मैं जब खुद एस्पिरेंट था तब मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी, वो मैं प्रॉब्लम्स आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम पता है क्या थी, कि एक जो नॉर्मल एवरेज कैट एस्पिरेंट होता है, ठीक है, वो कितने अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं उसके, ओनली टू रजिस्टर फॉर कैट। ठीक है, सिर्फ कैट के प्रिपेयर करने के लिए उसके कितने एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो वो कोई एक कोचिंग लेगा, कोचिंग अगर ऑनलाइन है तो उसके 25,000 भरेगा, ऑफलाइन है तो 50,000 60,000 वॉट। मैं एक राउंड फिगर एवरेज नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर एक कोचिंग की मॉक से तो कुछ होगा नहीं, मिनिमम आपको 2 अलग अलग मॉक्स लेनी होती है, क्योंकि आपको भी डाइवर्सिफाई करना है ना, वेराइटी चाहिए। सेम इंस्टीट्यूट की मॉक लोगे तो क्या पता कि उनका कोई एक सेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो आप टू बी ऑन अ सेफर साइड 2 अलग अलग मॉक्स लेनी होती है, ठीक है। तो मॉक्स के अलग से 5,000 ले लिए, ठीक है। फिर बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के फॉर्म्स होते हैं जो आपको पहले ही भरने होते हैं, बिफोर कैट के रिजल्ट आने के पहले ही आपको फॉर्म्स भी भरने होते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरोगे कैट के, तो कैट का तो भरोगे ही तो 2,500, जैड दोगे तो एक्सेलराई और जैड के 2,600, फिर स्नैप, एनमैट, एफएमएस, आईएसबी, एमडीआई, आईएफटी, एसपीजेएन, और भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी, ठीक है। तो ये जब सब कुछ आप कर रहे होंगे, आपका ऑलरेडी जो एक्सपेंस है वो 60,000 हो चुका है, ठीक है। 60 मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा डेफिनेटली। 60 तो बेस फिगर है, ठीक है। 60,000 आपके ऑलरेडी चले गए हैं फॉर 1 ईयर, ठीक है। बाई चांस अगर आपका 1 साल में नहीं हो रहा है, कैट क्लियर नहीं हो रहा है, और आप अपनी ड्रीम बी स्कूल में नहीं जा पा रहे हो, तो एक और साल फिर से रिपीट करो, फिर से पे करो 60,000 70,000 वॉट एवर, ऐसे ऐसे करके आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। और मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट बी स्टूडेंट्स, या तो आप जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। तो और अब आपकी एज ऐसी हो गई है कि आपको अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं करना है यार, कि आपके एजुकेशन के लिए और
पैसे मांगो आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी ग्रेजुएट तो कर लिया है, ठीक है, तो वो भी रास्ता चला जाता है। मतलब बहुत मैक्सिमम लोगों के वही होता है, सिचुएशन वही होती है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार हम इतना पैसा तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है? रिटर्न में हमें बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती है, ठीक है। अगर मैंने खुद ने फेस किया था। मैंने एक ऐसी कोचिंग, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैंने एक ऐसी कोचिंग ज्वाइन की थी। स्टार्ट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बट जैसे ही 15-20 डेज़ हुए मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। मुझे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। आई वॉज डिससेटिस्फाइड विद देयर टीचिंग। उनके मॉक्स अच्छे नहीं लगे और मेरे पैसे वेस्ट हो चुके थे, बिकॉज मैंने तो पूरे कोर्स के एक साथ पैसे भर दिए थे, राइट। तो रिफ़ंड तो देंगे नहीं वो लोग, क्योंकि स्टार्ट में ही ले लेते वो लोग भी पैसे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जितने भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है बड़े बड़े, वो लोग स्टूडेंट के लिए नहीं सोच रहे हैं। मतलब वो लोग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग नहीं सोच रहे, बट उनका ज़्यादातर मोटिव होता है, क्योंकि उनकी साइज़ भी इतनी बड़ी होती है ना, कि उनका जो मोटिव होता है वो यूजुअली ग्रो करना होता है, ठीक है। और वो ग्रो होते हैं क्वालिटी के एक्सपेंस पे बहुत बार, ठीक है, क्योंकि उनका स्केल भी बड़ा है। मतलब मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। कोई भी अगर बड़े स्केल पे चल रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी तो डिग्रेड होगी क्वालिटी, राइट। तो एक तो मैंने पॉइंट देखा कि इतना एक्सपेंसिव है कैट प्रिपेयर करना, 60,000 ऑलरेडी दे रहे हैं, उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि अगर कुछ भी अगर हमें अच्छा ख़राब मिल रहा है तो फिर हम क्या करें, हम तो फंस जाते हैं, राइट। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट स्टार्ट अ कोर्स, मैं ही क्यों ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम फेस की थी, मेरे जैसे बहुत सारे होंगे यार, तो मैं उनकी हेल्प क्यों ना करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कोर्स कैट 2025 के लिए, ठीक है, और ये 15 जैन से स्टार्ट होगा। और ये वाले कोर्स में मैं सारी प्रॉब्लम्स जो भी मैंने आइडेंटिफाई किया खुद, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा लाइव एनालिसिस ऑफ कैट पेपर्स, ठीक है, 2017 से लेके 2024 तक। ये टोटल 8 इयर्स के जो पेपर्स है, और सारे पेपर को मैं इन डेप्थ एकदम डिटेल में सॉल्व करूँगा, एकदम डिटेल में हम एनालाइज करेंगे। और मैं आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा कि आपको अगर ऐसा पेपर आ जाता तो आपको कैसे सॉल्व करना था, और उससे हम सीखेंगे। मेजरली तो हमें सीखना है, क्योंकि अगर आप कैट से सीखोगे और फिर आप अपने मॉक्स में अप्लाई करोगे ना, रिवर्स तो नहीं करोगे, मॉक्स से सीखा और कैट में अप्लाई करेंगे, नहीं, उल्टा जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो आई थिंक 1 महीना लगेगा या तो 45 डेज़ तक हम सिर्फ कैट के बारे में देखेंगे कि कैट एक्चुअली है क्या। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कैट की फ़िलॉसफी क्या है, वो क्या टेस्ट कर रहा है, वो हमसे क्या चाहता है, उसको क्रैक कैसे करें, उसको पूरा इन डेप्थ स्टडी करेंगे। अगर आपने मेरी यूट्यूब सीरीज़ देखी है, फॉलो करोगे पूरी, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं कितनी डेप्थ में जाता हूँ, ठीक है, मैं कितनी डिटेल में आपको बताता हूँ। मैं एक क्वेश्चन को 3-4 अलग अलग एंगल से दिखाता हूँ, मैं मेरी थिंकिंग प्रोसेस दिखाता हूँ कि मैं अभी ऐसे सोच रहा था, मैं वो सिचुएशन में वैसे सोच रहा था, मैं सब कुछ दिखाता हूँ, मैं मेरी मिस्टेक्स दिखाता हूँ, मैं मेरे लर्निंग्स दिखाता हूँ, मैं सब कुछ दिखाता हूँ, राइट। ये आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो आपको पता चल गया है कि कितनी डेप्थ में होने वाला है जो भी हम करेंगे एनालिसिस, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग, तो कि लाइव एनालिसिस ऑफ कैट पेपर्स हो गया। फिर सेकेंड टॉपिक वाइज लाइव सेशंस, ये तो ऑब्वियस है कि हम सारे सेक्शन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, QA, DILR, VARC सब के लिए पढ़ेंगे। ये जो होगा टॉपिक वाइज जो सेशंस होंगे ना, ये अप्रॉक्सीमेटली इसमें हम 1200 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। 1200 एकदम हाई क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि बेसिक क्वेश्चन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हो गए। देखो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। तो हम लोग एकदम हाई क्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, DILR, VARC, कॉन्स, और इसमें भी मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखाऊंगा कि एक बेसिक क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स होती है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होती है, मैं सारी स्ट्रैटेजीज सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एकदम ट्रांसपेरेंटली, ठीक है। फिर हो गया मॉक्स तो ऑब्वियसली मेन पार्ट होता है प्रेप का। अगर आप मॉक्स ही नहीं दे रहे हो तो आपकी प्रेप का कोई लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट 50 मॉक्स तो एटलीस्ट देने ही चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग कैट। बट हमारे कोर्स में 70 मॉक्स की एनालिसिस करेंगे, और ये एनालिसिस मतलब ऐसा नहीं कि मैं बस आधे 1 घंटे में आके बताऊंगा ये करो हो गया, नहीं। मैं एक मॉक को
एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स दूंगा और उसको हम एकदम डेप्थ में देखेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए था। जैसे मैं अभी आपकी यूट्यूब की सीरीज़ में हम जो सीख रहे हैं वो सेम टू सेम मैं मॉक एनालिसिस में भी करूँगा, ठीक है। और ये जो मॉक होगी ना, ये मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्योंकि मैं बना ही नहीं सकता यार, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी मॉक्स बहुत अच्छी होती है और मैं बनाना भी नहीं चाहता, बिकॉज मॉक की वैल्यू तब पता लगती है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स वो अटेम्प्ट भी कर रहे हैं ना। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जब अटेम्प्ट करेंगे एक मॉक को, तब जाके एक्यूरेट परसेंटाइल भी देखेगी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैंने खुद ने मेरी जर्नी में जो मॉक्स ने मुझे हेल्प किया था, मैं वही मॉक्स आपको भी एनालाइज करवाऊँगा और हम वही मॉक से सीखेंगे, ठीक है। तो मैं सिमकैट्स डिस्कस कराऊँगा। सिमकैट्स आपको 40 होती है, ठीक है। 40 सिमकैट्स हो जाएगी, प्लस आपको 30 CDCs हो जाएगी। ये करियर लॉन्चर की मॉक्स होती है। ये दोनों मॉक्स इतनी अच्छी है, मतलब मैंने ना 4 अलग अलग मॉक्स ट्राई की है, ठीक है। मैंने क्रैक्यू की मॉक्स ट्राई की थी, सिमकैट्स ट्राई की थी, CDC ट्राई की थी फ्रॉम करियर लॉन्चर, और मैंने टाइम की भी, एम कैट्स भी मैंने की थी, ठीक है। ये जो दो मॉक्स है ना, ये मॉक्स सबसे बेस्ट है बिकॉज ये एकदम कैट के जैसा था। IMS में DILR और QA इतना अच्छा था, मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि आप एक्चुअली कैट ही दे रहे हो, ठीक है। और CDC में मुझे VRC सबसे बेस्ट लगता है बिकॉज उनका VRC ऑलमोस्ट कैट लाइक होता है। बाकी कोई इंस्टीट्यूट उनके आसपास भी नहीं है VRC की टर्म्स में, ठीक है। तो ये दोनों मॉक्स का जो बैलेंस होगा ना, ये बहुत अच्छा है और ये दोनों मॉक्स से हम बहुत सीखेंगे। तो 70 मॉक्स जब आप दोगे ना, तब आपके पता है कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे, हाई क्वालिटी क्वेश्चन, बिकॉज ये एवरी ईयर ये न्यू क्वेश्चन बनाते हैं। 4700 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके होंगे अगर आपने 70 मॉक्स दे दी तो, और हम 70 मॉक्स देंगे, ठीक है। अगर स्टार्ट में हम थोड़ा स्लो जाएंगे, बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वीक में आपको 2 या 3 मॉक्स भी मैं देने बोलूँगा, ठीक है। और ये मॉक्स हम रेगुलर बेसिस पे एनालाइज करते जाएंगे, इसे सीखेंगे, इसमें ही हमें टाइम इन्वेस्ट करना है, यही मेन है। प्रिपरेशन मेन नहीं होता है जो हम पढ़ाई करते कॉलेज में पढ़ते थे कि बुक्स पढ़ रहे हैं, फार्मूला रट रहे हैं। कैट में ऐसा नहीं होता है। कैट में हमें मॉक्स देना है, मॉक्स से सीखना है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे ना खुद को कि आप कहाँ पर फंस रहे हो, आपकी वीकनेस क्या है, तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा। आप ऐसे ही सिर्फ पढ़ते रहोगे, ब्लाइंडली पढ़ते जाओगे, और जब पेपर आएगा तब आप पूरे फ्रीज हो जाओगे, फिर आपको कुछ नहीं समझेगा। ऐसा होगा जब आप अपनी फर्स्ट या तो सेकंड मॉक दोगे ना, स्पेशली DILR और कॉन्ट में ऐसा ही होता है। जैसे ही पेपर आया पूरे फ्रीज हो चुके हैं, मतलब सिंगल डिजिट में मार्क्स आते हैं स्टार्टिंग के मॉक में, ठीक है। वो सबके साथ होता है, तो डीमोटिवेट मत होना, अभी से ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और एकदम डिटेल में हम जाएंगे मॉक्स में। और वन मोर थिंग कि ये जो मॉक्स है सिमकैट्स और CDC, ये आपको खुद परचेज़ करनी है, ठीक है। ये मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा, आप डायरेक्टली आप ले सकते हो उनके इंस्टीट्यूट से, और आप अटेम्प्ट करना, और बाद में हम हमारे क्लास में एनालाइज करेंगे, ठीक है, एक एक बैठ के। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप सिर्फ एक ही अफोर्ड कर सकते हो, तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी एक ले लो, लेकिन हम डिस्कशन तो दोनों मॉक्स का करेंगे ही। तो आप सिर्फ, अगर आपने सिर्फ CDC लिए तो हम सिर्फ CDC वाले वीडियोस देखना, अगर आपने सिर्फ सिमकैट लिए तो आप सिर्फ सिमकैट देखना, ठीक है। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, हाईली सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 50-60 मॉक्स तो देने ही होते हैं। तो ये दोनों ले लो, ये बेस्ट है, मैंने सारी ट्राई की है, ट्राइड एंड टेस्टेड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपको जो मेन चीज़ जो मिल रही है यहाँ पर, वो है मंथली मीटिंग मिलेगी आपको, ठीक है। मैं मेरे कैलेंडर की लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप एवरी मंथ सबके साथ 1-to-1 मीट करूँगा, ठीक है। हम लोग 20-30 मिनट्स गूगल मीट या तो फ़ोन कॉल, जो भी कंफर्टेबल है, हम बैठेंगे गूगल मीट पे। मोस्टली गूगल मीट ही करेंगे क्योंकि स्क्रीन भी दिखेगी तो अच्छा लगेगा ना। तो गूगल मीट में हम लोग मीटिंग करेंगे, और मैं आपकी पूरी हिस्ट्री पूछूंगा, ठीक है, आपसे कि आप क्या कर रहे थे लास्ट मंथ, आपने क्या किया, अब आगे हम क्या करेंगे। बिकॉज है ना, इसमें क्या होता है पता है, सारे स्टूडेंट्स हैं ना अलग अलग होते हैं, ठीक है। बहुत लोगों की वीकनेसेस अलग होती है, बहुत लोगों की स्ट्रेंथ्स अलग होती है, बहुत लोगों की स्ट्रैटेजीज अलग होती है, और मेनली बहुत लोगों की सिचुएशन अलग होती है, ठीक है। कोई अभी फ्रेशर होगा, कोई ऑलरेडी 4 years का वर्क एक्स लेके प्रिपेयर कर रहा है, कोई किसी की जॉब की टाइमिंग्स बहुत हार्ड है, किसी को कोई मेंटली कोई स्टेबल नहीं है। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप पागल हो, लेकिन आप वो इमोशनल फेज़ में नहीं हो जो इमोशनल फेज़ में आपको रहना है, कि यहाँ पर आप अपने आप को बैक कर सको और आप
बेटर प्रिपेयर कर सको, क्योंकि बहुत लोगों की सिचुएशन पर्सनल लाइफ ऐसी होती है। तो ये कुछ भी आपको होगा, आपको कुछ भी डाउट होगा, आपको कुछ भी क्वेरी है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो आप यहाँ पर हम देखेंगे और मैं मेरी पूरी बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। और ये मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट के साथ करूँगा, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट एवरी मंथ हम करेंगे, एवरी मंथ में मेरे स्लॉट्स निकालूंगा कि आप बुक कर सकते हो कैलेंडली पे, और हम आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और ये सब जो आपको मिल रहा है, ठीक है, ये कोर्स जो होगा वो आप मंथली बेसिस पे पे करोगे। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि एक साथ मैं पे नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे यार स्टूडेंट फ्रेंडली करना है, मैं मेरे फ़ायदे की बात नहीं करूँगा, मुझे आपके फ़ायदे की बात करनी है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट फ्रेंडली है बिकॉज मैं खुद स्टूडेंट था यार। तो ये जो इसका जो पे स्ट्रक्चर होगा ना, ये मंथली बेसिस पे होगा। जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, एवरी मंथ आप पे करते हो, तो सेम वे में वैसे जाओगा। ये पूरा जो कोर्स है ये मंथली बेसिस पे आपको पे करना है, ठीक है। और आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको नहीं अच्छा लगा मैं जो भी करवा रहा हूँ, आप एनी टाइम कैंसिल कर सकते हो, आपका कुछ लॉस नहीं हुआ है, बिकॉज आप एनीवेज मंथली पे कर रहे थे, राइट। तो ये इतना कुछ मैं जो कवर करवा रहा हूँ, इसमें यहाँ पर 1200 क्वेश्चंस हो गए, और जब कैट भी हम करेंगे तो कैट के हमारे 1600 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब हम इतने पेपर सॉल्व करेंगे तो 1200 यहाँ पर हो गए, तो 2800 हो गए, यहाँ पर 4700, तो अराउंड 7000 क्वेश्चंस तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सिर्फ ये सॉल्व कर करके मैं आप सबको व्हाट्सएप के ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन कहीं और से दिख गए तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 7000 क्वेश्चंस तो हम मिनिमम करेंगे। 7000 क्वेश्चंस मतलब क्या होता है यार, आपको मतलब आपने पूरे ब्रेन में एक एक क्वेश्चन बिठा दिया होगा, पूरा आपका 360 हो गया होगा, पूरी प्रिपरेशन सर्कल हो गई होगी, कुछ ऐसा नहीं बचा होगा कि आपको नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे, और ये सब कुछ करवाने की जो मैं मंथली फ़ीस होगी वो है 500 रुपीज़ ओनली, ठीक है। आपको ईच मंथ 500 पे करना है, और ये स्टार्ट ऑफ द मंथ होगा, ठीक है। तो अगर समझो कि फेब का है तो आपको बिफोर 1 फेब आपको पे करना है, और आपको एक्सेस मिल जाएगा सारे लाइव सेशंस का, ओके। मुझे वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो प्रिपेयर नहीं कर पाया, ठीक है। एकदम मिनिमल अमाउंट, एकदम नॉमिनल अमाउंट रखा है, बिकॉज मेरी जेन्यूनली मोटिव ही ये है कि मैं आपकी हेल्प करूँ, और एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है। और ये जो 500 है ना, ये 1 फेब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो 15 जैन से मैं जो कोर्स करवा रहा हूँ, तो 15 डेज़ आपको फ्री मिल रहा है। तो 15 जैन से लेके 31 जैन तक फ्री होगा, आप सबको एक्सेस होगा। बस आपको क्या करना है पता, डिस्क्रिप्शन में मैंने कैलेंडली की लिंक दी है, वहाँ पर आपको कोई एक स्लॉट बुक करना है, एक अपॉइंटमेंट लेनी है, और हम बात करेंगे। फ़ोन कॉल करो या गूगल मीट करो, जो भी आपको प्रेफरेबल है। और उसमें मैं आपकी थोड़े से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। बेसिकली मुझे आपको जानना है कि आपकी स्टोरी क्या है, आप कैट के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, आपके बैकग्राउंड क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपकी ड्रीम बी स्कूल्स क्या है, ये सब कुछ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि कैसे टाइप के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली पढ़ाऊँगा, राइट। तो और ये मुझे भी हेल्प करेगा, जब हम लोग मंथली करेंगे ना, मंथली मीटिंग करेंगे, उसमें भी मुझे हेल्प करेगा, तो इसलिए मीट करेंगे। उसके बाद आपको लाइव सेशंस का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। मीटिंग के बाद मैं आपको मीटिंग में बताऊंगा कि अब कैसे प्रोसीड करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो, कैलेंडली की लिंक होगी, वहाँ से आप स्लॉट बुक करो, ठीक है। आगे की डिटेल्स मीटिंग में ही बताऊंगा, ओके। तो 15 डेज़ फ्री है, 15 जैन से बैच स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं मज़ा आ रहा है कोर्स में, या आप डिससेटिस्फाइड हो, तो आप कभी भी लीव कर सकते हो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। वो जो मंथ होगा, वो मंथ का तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया होगा, लेकिन अगर स्टार्ट में ही किया है तो वो भी मैं रिफ़ंड कर दूंगा, ठीक है। नो इश्यूज़, मुझे कुछ नहीं है, बस आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ओके। आई होप टू सी यू ऑल इन माई कोर्स। बहुत मज़ा आएगा, बहुत फ़न करेंगे, एंटरटेनिंग होगी, ठीक है। क्लासेस ऐसे ही बोरिंग वे में मैं नहीं पढ़ा था, मुझे खुद को बोर हो जाएगा वरना, ठीक है। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, और एक साथ पढ़ेंगे, और तुम सबको ड्रीम बी स्कूल्स मिल जाए तुम्हारी, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं तो मेरा बेस्ट दूंगा, मैं मेरा 100% दूंगा। मैं होप करूँगा कि आप भी अपना 100% दोगे, तो ही मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तुमसे जलते हैं लोग, तुमसे जलते हैं लोग,
क्यों न पूछे सलीखा, कैसे किया तुमने, सिखाओ हमें भी तरीका। हम भी बने वैसे, तुमसे सीख कर आगे बढ़े, दोनों मिलकर चले, ना कि जलन की आग में चले, ना कि जलन की आग में चले, मिलकर बढ़े जो ना कि जलन की आग में चले। है कठिन बुलंदियों की राह लेकिन दोस्त, अगर तुम साथ दो तो दोनों मिलकर चले,